वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से कि जो बुक्स है उसमें इस टॉपिक को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, लेट्स से आप पंजाब बोर्ड के बुक को उठाते हो, केपी बोर्ड के फिजिक्स बुक को उठाते हो, तो जो बैकग्राउंड बनाया गया है एनर्जी बैंड थ्योरी के लिए उसकी समझ आपको आसानी से नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से शेल्स एनर्जी बैंड्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड्स बेसिकली बनते कैसे हैं। ठीक है, फिर उन एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे हम किस तरह से मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, क्या इम्प्लीकेशन है सुपर कंडक्टर्स की। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल से। ठीक है, 11th की केमिस्ट्री में या फिजिक्स के चैप्टर 9 एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आप लोग पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर एटॉमिक मॉडल को। ठीक है, जो बेसिकली कहता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पेसिफिक पाथ्स में एटम के न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ्स में, जिनको हम शेल्स बोलते हैं। ठीक है, और हर शेल की एक डिफिनेट एनर्जी होती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये एटॉमिक न्यूक्लियस है और यहाँ पे मैंने 3 जो है शेल्स ड्रॉ किए हुए हैं, जिनमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की हर शेल में एक डिफिनेट एनर्जी होती है। ठीक है, लेट्स से इस थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी जिसको हम ईटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये किस वजह से है, ये जो टोटल एनर्जी है ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है, ये मोशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ्स में मूव कर रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है, ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इन न्यूक्लियस का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो आइसोलेटेड एटम्स के लिए था। ठीक है ना, यानी सिंगल एटम्स के लिए था। किन के लिए था, सिंगल एटम्स के लिए था, और स्पेसिफिकली सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स है उनको मैंने ड्रा किया हुआ है जस्ट एनर्जी बैंड को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा कि जो पहले शेल की एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, दूसरे लेवल की एनर्जी -3.4 और तीसरे की जो है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब ये सारी कहानी है एक एटम के लिए। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, दो एटम्स को आपस में कंबाइन कर लेंगे तो फिर क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में हजारों लाखों एटम्स होती है। ठीक है, तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, सिर्फ 2 एटम्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम का, इसको ये इलेक्ट्रॉन भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, यानी इसको रिपेल करेगा, और अब ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में नहीं है, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी जब हमने 2 एटम्स को करीब लाया तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटम्स के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, इंटरेक्शन से मेरा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगे और एक एटम के इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी अफेक्ट होगी। ठीक है, मोशन अफेक्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी अफेक्ट हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अब एक न्यूक्लियस के होल्ड में नहीं है। ठीक है, बल्कि 2 न्यूक्लियस के होल्ड में है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई। इन अ सेंस हमारे पास क्या हुआ, जो टोटल एनर्जी थी वो चेंज हो गई। ठीक है, वो चेंज हो गई। तो अब जब इस एटम की हम बात करेंगे तो इसका जो एनर्जी लेवल है लास्ट वाला, ठीक है, उसकी वो वाली एनर्जी नहीं रही जो उसके पास आइसोलेटेड स्टेट में थी या सिंगल स्टेट में थी। इसी तरह इसकी भी एनर्जी चेंज हो गई। ठीक है, तो अब जैसे लेट्स से हाइड्रोजन एटम को हमने लिया था इधर। ठीक है, लेट्स से सपोज करते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, तो जो थर्ड शेल था उसकी पहले एनर्जी क्या थी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि एनर्जी चेंज हो गई। ठीक है, तो एक डेफिनेट शेल के बजाय यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, 2 शेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, यानी हो सकता है कि एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाए, दूसरे की कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मैं 2 एटम्स को कंसिडर कर रहा हूँ ना, क्रिस्टल के अंदर तो हज़ारों लाखों एटम्स होंगे, तो हो सकता है कि एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाए, दूसरे की एनर्जी कम हो जाए। ठीक है, -1.52 और इसकी लेट से मान लेते हैं कि -1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ठीक है, तो इंटरेक्शन के रिजल्ट में क्या हुआ कि हमारे पास एक शेल से या एक लेवल से 2 एनर्जी लेवल बन गया। अब एनर्जी लेवल्स क्या है, बेसिकली पास है जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज चेंज हो गई और अब वो जो एक डेफिनेट एनर्जी थी एक शेल की वो नहीं रही। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि मेरे पास 2 शेल्स आ गए, 2 लेवल्स आ गई। ठीक है, और दोनों आपस में इंटरेक्ट कर गए। ठीक है, और न्यू एनर्जी लेवल्स बन गए। ठीक है, तो ये अब इस तरह से एक एनर्जी लेवल जो था वो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब लेट से बात करते हैं सोडियम क्रिस्टल की। ठीक है, सोडियम क्रिस्टल की, यानी बहुत ज्यादा सोडियम एटम्स को लेते हैं, लेट से n एटम्स को लेते हैं। ठीक है, अब ये जो n है ये
लाखों एटम्स होंगे, ठीक है ना, यानी n टाइम्स एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक है, n1 2 3 4 5 जितना भी आपने रखना है, यानी ये लातादाद एटम्स होंगे, ठीक है। जब एक क्रिस्टल के अंदर इतने एटम्स होंगे और वो सारे एटम्स ओवरलैप करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम एटम्स जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो वो है 1:2, ठीक है, 2:2, 2p6 और 3s1, यानी उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो 3s के शेल्स है ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और कितने हमारे पास नए शेल्स बनेंगे, जितने हमारे पास जो है एटम्स है, तो कितने हमारे पास एटम्स है Na के या सोडियम के, वो n है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ये जो 3s था ये n नंबर ऑफ शेल्स में स्प्लिट हो जाएगा। अब अगर आपके पास लेट्स से 5 टाइम्स दी एवोगैड्रो नंबर एटम्स थे तो 5 टाइम्स दी एवोगैड्रो नंबर आपके पास न्यू शेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे जितने भी लेवल्स है 2s2 2p6 ये सारे आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से कई सारे लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। 2p6 वाले आपस में स्प्लिट हो जाएंगे इस तरह करके, ठीक है। 3s1 वाले नए शेल्स बना लेंगे, ठीक है, बहुत सारे इस तरह, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो न्यू शेल्स बन गए ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिस्क्रीट है, ठीक है, इनमें भी एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन ये इतने करीब होते हैं कि हमें ये कंटिन्यूस नजर आते हैं, ठीक है। तो अब ये एक पर्टिकुलर शेल नहीं है, ठीक है, ये वैसे ये तो होंगे सर्कुलर फॉर्म में, मैं इनको इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस नजर आएंगे, ठीक है, और एक एनर्जी लेवल की बजाय पूरा एक बैंड हमें नजर आता है, ठीक है। ये क्या पूरा इस तरह से एक एनर्जी बैंड यानी एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, यानी इतने सारे एटम्स के 3 शेल आपस में मिल के आपस में इंटरेक्ट करके एक नया शेल बना लिया, ठीक है, बेसिकली एक बैंड बना लिया, हम इसको बोलते हैं फिर एनर्जी बैंड, ठीक है। यानी यहाँ पे एनर्जी वेरी करेगी, लेट से यहाँ पे लो होगी, यहाँ पे हाई होगी, ठीक है, तो लेकिन एनर्जी आपस में कंपेरेबल होगी, तो इनका एक बैंड आपस में बन गया, ठीक है। तो आप लोग अब समझ आ गई कि किस तरह से एनर्जी बैंड बनता है, ठीक है, यानी एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनके शेल्स जो होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल की, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके जो लास्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब लेट से हम सिलिकॉन की भी n एटम्स लेते हैं, ठीक है, यानी कई टाइम्स दी एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो होगा क्या कि ये सारे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ फोकस कर लेते हैं इस लास्ट पार्ट में, ठीक है ना, यानी s और p सब शेल्स में, यानी एस वाले सब शेल्स जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इस तरह से एस में स्प्लिट हो जाएंगे, काफ़ी सारे एस के बन जाएंगे, ठीक है। पी वाले आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे 3s और 3p वाले, ठीक है, लेट्स से ये 3s है ये 3p है, ठीक है। तो आपस में इस तरह से क्या हो गया, स्प्लिट हो गए, डिफरेंट एनर्जीज के एनर्जी लेवल हमारे पास बन गए, ठीक है। लेकिन चूंकि ये एस और पी इतने क्लोज होते हैं, एक ही शेल के अंदर है ना, सब शेल्स है, तो ये क्या हो जाते हैं कि आपस में भी आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, ओवरलैप यानी मर्ज कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कम है, ठीक है। तो 3s और 3p आपस में भी एक एटम के 3s और 3p यानी इतने सारे एनर्जी लेवल्स बन गए, इतना सारा जो है एनर्जी डिफरेंसेस क्रिएट हो गए कि 3s और 3p आपस में ओवरलैप हो गए, ठीक है। और उस ओवरलैपिंग के बाद क्या हो जाता है, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, और ये कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट 3 शेल्स में आएंगे, ठीक है। तो होगा क्या आप कि ये जो बैंड बन गया इस तरह से, ठीक है ना, पूरा ये अब स्प्लिट हो जाएगा मजीद, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल में रिजाइड करते हैं, ठीक है। तो एक बैंड बन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और एक बैंड बन जाएगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन से खाली होगा, ठीक है। तो जो लोअर बैंड है, ठीक है, यानी लो एनर्जी वाला है, लोअर बैंड बन गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ भी आ गई कि बैंड्स किस तरह से बन गए, फिर वैलेंस बैंड किस तरह से बन गया। और ये जो बैंड है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अभी इंसुलेटर के लिए बात हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और इंसुलेटर बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप भी होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में चले गए, ऊपर वाले एनर्जी स्टेट्स खाली रह गए, ठीक है, और बीच में गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वैलेंस बैंड्स और कंडक्शन बैंड्स हमारे पास बन गए, ठीक है। अब यही कंडक्शन बैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है करंट को कंडक्ट करने के लिए। इसी ओवरलैपिंग और
मर्जिंग से आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन की भी अभी फील आई होगी कि बेसिकली जब आप लोग केमिस्ट्री में क्लास 11 में पढ़ते थे कि जो शेल्स होते हैं एस और पी वो आपस में ओवरलैप करते, तो बेसिकली इस तरह से ओवरलैप करते हैं कि इनकी एनर्जी आपस में बराबर होने लग जाती है, ठीक है, यानी एनर्जी वाइज ओवरलैप करने लग जाते हैं। अब इसी एनर्जी गैप के बेस पे मटेरियल्स को क्लासीफाई किया गया एज इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इंसुलेटर कौन से मटेरियल्स होंगे जिसमें क्या होगा कि जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होगा, ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। जो वैलेंस बैंड होगा वो फुल होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो एनर्जी गैप है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है या फॉरबिडन एनर्जी स्टेट है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यानी अब डिफरेंट बुक्स में जो है इस फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो डिफरेंट रिकॉर्ड की गई है, ठीक है, लेकिन सेफ साइड पे हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इस बैंड की ये जो लोअर एनर्जी है, ठीक है, इसको यूजुअली हम ई सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यानी ये कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें जो लोअर साइड इसकी लोअर एनर्जी है ये एट अपर एनर्जी है, ठीक है, और जो ई वी है ये वैलेंस बैंड का अपर एनर्जी है, ठीक है, अपर मोस्ट एनर्जी है, यानी हाईएस्ट एनर्जी है। तो ई सी माइनस ई वी अगर हम करेंगे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की एनर्जी, ठीक है ना, यानी यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस पे है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जीज को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस बनता है ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, ये हमारे पास इंसुलेटर होगा, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में होगा तो ये हमारे पास सेमी कंडक्टर होगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल कोई गैप है ही नहीं, आपस में ये बैंड्स मर्ज किए गए हैं तो ये फिर कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। अब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप इंसुलेटर के केस में इतना ज़्यादा होता है कि लेट्स से अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई भी कर देते हैं इंसुलेटर को, तो ये इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई नहीं कर पाता कि इलेक्ट्रॉन इस वैलेंट बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए और वहाँ पे फिर मूव कर ले और इलेक्ट्रिक करंट कास्ट कर ले, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है ना। और इसके कौन कौन से एग्जांपल्स है, जैसे रबर हो गया, ठीक है, वुड हो गया, डायमंड हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंसुलेटर्स है, ठीक है। और रीज़न क्या है कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप बनता है ये बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर के केस में। अब कंडक्टर्स ऐसे मटीरियल है जिनमें ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोग देख ले कि ये जो ईवी है, ईवी क्या है, हायर एनर्जी है वैलेंस बैंड की, और ईसी क्या है, लोवेस्ट एनर्जी है कंडक्शन बैंड की। ये ईवी इसी से ऊपर है, यानी जो वैलेंस बैंड का टॉप है वो कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया है, ठीक है। और इसी तरह जो कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट है वो वैलेंस बैंड के अंदर चला गया, यानी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में इवन थोड़ी सी भी एनर्जी अगर आप सप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाती है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर वो थ्रू आउट द मटेरियल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स आपस में ओवरलैप करते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर में करंट किस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के जहन में होता था कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो वायर में मूव करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो आइसोलेटेड एटम की तरह हम उसको फिर कंसिडर नहीं करते। अगर हम एक वायर को लेते हैं, किसी क्रिस्टल है या कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, बेसिकली बहुत सारे एटम्स मौजूद है, उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया हुआ है और अलग अलग शेल्स की बजाय बैंड्स बनाए हुए, ठीक है। और इन बैंड्स में अब इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है ना, यानी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या एक शेल नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि सारे एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए होते हैं, ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं आपस में, ठीक है। तो इन बैंड्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप इस तरह से मान सकते हो कि ये क्रिस्टल, अगर मैं रफ मानो में कहूँ, ठीक है ना, कि पूरा क्रिस्टल जो है अब एक एटम बन गया है, ठीक है, यानी इसके जो शेल्स थे या जो एनर्जी लेवल्स थे वो आपस में मिल चुके हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन हो गया है, एनर्जी बैंड्स बन गए, ठीक है। जो अब जो कंडक्शन बैंड है ये पूरे क्रिस्टल के लिए एक है और इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स अब फ्लो कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की, ठीक है। तो 0 केल्विन के ऊपर अगर हम सेमी कंडक्टर को देखते हैं तो उनका जो कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, वो एम्प्टी होता है, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और जो वैलेंस बैंड होता है वो फुल होता है, ठीक है। तो कहानी सिमिलर है जैसे इंसुलेटर की थी, ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ये स्मॉल है, ठीक है, यानी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये स्मॉल है। टिपिकली 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। फॉर टिपिकल मटेरियल इज लाइक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब इवन रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, एनर्जी इतनी होती है, यानी सफिशिएंट होती है कि इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो क्या करेंगे, फिर कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है, और करंट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर जो है इवन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे रूम टेम्परेचर पे भी, ठीक है। तो होता क्या है,
कि जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चला जाता है कंडक्शन बैंड में, तो वो अपने पीछे एक होल छोड़ देता है, ठीक है। अब होल क्या होता है? होल बेसिकली होता है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऐसा रीजन है, एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होल बन गया, और ये बेसिकली सिमिलर होता है पॉजिटिव चार्ज की, किस तरह से इस पे मैं आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब ये दोनों सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन और ये होल दोनों फ्लो करते हैं और दोनों करंट को जो है कास करते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरह से दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल को लिया गया है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव सर्कल नजर आ रहे हैं ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा किए गए हैं, ठीक है। वैसे 8 नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप और से देख ले तो हर एटम के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रा किए गए हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है दो सिलिकॉन एटम्स के बीच में, ठीक है। अगर मैं सिलिकॉन एटम्स को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, ये एक एटम हो गया, ये उसका शेल हो गया, ठीक है। इसमें लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन फिलहाल ड्रा कर लेता हूँ, ये दूसरा सिलिकॉन एटम है, उसके ये इलेक्ट्रॉन है। तो हुआ क्या, जब हमने इनको करीब लाया, इनका आपस में इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये शेल आपस में मर्ज हो गए, ठीक है। यानी इनका अब एक शेल बन गया जिनमें ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन एटम भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है, यही तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और यही तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। यानी जो शेल्स है या एनर्जी लेवल्स है वो आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वेरी टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। दो एटम्स के बीच में बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, और इस वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते कंडक्शन बैंड में, ठीक है। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे या थोड़ी सी एनर्जी इनको मिल जाती है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, ठीक है। और हमने अभी देखा कि वो पीछे क्या छोड़ेंगे, एक होल छोड़ेंगे। अब उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनेगा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अपने पीछे होल प्रोड्यूस करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनेगा। इस तरह से कई पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो होल है ये एक एटम के वैलेंस बैंड में नहीं रहता, ठीक है। ये एक एटम से दूसरे तीसरे इस तरह से मूव करता है। किस तरह मूव करता है, तो अब यहाँ पे 4 लेयर्स मैंने लिए हुए हैं सिंप्लिसिटी के लिए सिलिकॉन एटम्स के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेयर में देख ले, अभी जूम कर लेते हैं कि इनिशियल स्टेट में क्या था। यहाँ पे ए लेयर जो था इसके एटम पे पॉजिटिव चार्ज था, यानी होल था, ठीक है। ये क्या था, होल था, ठीक है। या पॉजिटिव चार्ज को अगर आप कंसीडर ना भी करें, अभी अभी फिलहाल ये समझ ले कि यहाँ पे एक होल था, ठीक है। अब नीचे जो लेयर्स है इस एटम की उनमें क्या है, उनमें देखे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। अब होल क्या है, होल बेसिकली डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस प्लेस को, इस जगह को, इस होल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा कि इस एटम से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो जब इस होल से इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो यहाँ पे जो बी लेयर है इसमें होल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये इस लेयर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो फिर यहाँ पे होल बन जाएगा। अब ये इस लेयर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ पे होल बन जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक एटम से दूसरे में ये होल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर था, ठीक है, तो इसलिए हम जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या बेसिकली बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ठीक है, पहले से। अब इस डायग्राम में मैंने तो रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है ना, एक एटम से दूसरे एटम्स में जा रहे हैं, ठीक है। या जो होल है बेसिकली क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है एक एटम से दूसरे में, लेकिन ये इस तरह से लीनियर नहीं होता, ठीक है। ये होल जो है ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में क्या हो सकता है, होल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और रैंडम डायरेक्शन में ये होल मूव कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये होल मूव कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे फोकस कर ले तो पहले पॉजिटिव चार्ज इधर था, फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो आप ये भी कह सकते हो कि जब होल मूव करता है तो बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर्स में क्या हो गया, दो तरह के चार्ज कैरियर्स हो गए, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन की मोशन हो गई और दूसरा पॉजिटिव चार्ज की यानी होल की मोशन हो गई, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर एग्जिस्ट इन सेमीकंडक्टर्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसी सेमीकंडक्टर को हम क्या करते हैं, सेल अप्लाई कर देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, तो होगा क्या कि जो होल है वो नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और इस तरह से सर्किट में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है और होल है वो करंट में पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों का करंट ऐड हो जाता है। अब फाइनली बात करते हैं सुपर कंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा विद जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कोई रेजिस्टेंस ये इलेक्ट्रिक करंट को ऑफर नहीं करेगा, ठीक है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि करंट को क्या होता है, रेजिस्टेंस
पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर मूव करते हैं, किसी कंडक्टर में मूव करते हैं, तो उनको रेजिस्टेंस ऑफर होती है, ठीक है। लेकिन सुपर कंडक्टर के केस में कोई रेजिस्टेंस उनको ऑफर नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगी, ठीक है। नो एनर्जी डिसिपेशन। अब एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार आप करंट एस्टेब्लिश कर ले, आपने सुपर कंडक्टर के अक्रॉस एक बार सेल लगा दिया, उसमें करंट एस्टेब्लिश कर दिया, अब करंट क्या है उसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि एनर्जी डिसिपेट हो नहीं रही है, तो अगर आप ईएमएफ का जो सोर्स है, आपका सेल है, उसको आप रिमूव भी कर ले, तो इसमें कंटिन्यूसली करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है। करंट किस वजह से इसमें खत्म हुआ? रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो कोई एनर्जी डिसिपेट हो ही नहीं रही है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर हो ही नहीं रहा, तो इवन अगर आप ईएमएफ सोर्स को रिमूव भी कर दे, सुपर कंडक्टर में करंट फ्लो होता रहेगा, और इस वजह से सुपर कंडक्टर्स के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो इस कर्व में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर को प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल मेटल का कर्व है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जितना हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी उतना ड्रॉप हो रही है, ठीक है। अब सुपर कंडक्टर के केस में क्या होगा कि एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा कि जिसके ऊपर सडनली ये रेजिस्टिविटी ड्रॉप कर जाएगी और इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है कि जिसके बिलो यानी इससे नीचे मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। या मटेरियल करंट को कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगी। इस तरह के टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मरकरी की हम बात करें, तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, टीसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो 4.2 केल्विन है, बहुत ही कम है। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप देख ले, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है ये, ठीक है। इस तरह अगर हम एल्यूमिनियम को देख ले, तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, वो 1.18 केल्विन है, ठीक है। लेड का 7.2 केल्विन है। तो ये जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये बहुत से लो होते हैं, ठीक है। अब रिसेंटली डेवलपमेंट्स हो रही है ऐसे सुपर कंडक्टर्स को बनाने की कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो। अब क्रिटिकल टेम्परेचर हमें हाई क्यों चाहिए? ताकि हम इनको ऑर्डिनरी लाइफ में यूज़ कर सके, ठीक है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन सुपर कंडक्टर को यूज़ कर सके, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर को कौन मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इसलिए 1980s में, ठीक है, यानी 1980 से लेके 1990 के बीच में कुछ हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर जो है वो डिस्कवर किए गए, ठीक है। हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स। और हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी जो है वो 77 केल्विन से ज़्यादा हो, ठीक है। यानी जिन सेमीकंडक्टर्स का क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज़्यादा होगा, उनको हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। ये 77 केल्विन की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ये लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इससे ज़्यादा वाले सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स। अब 1980 में जो बनाए गए थे वो कुछ सेरामिक्स के क्लासेस थे, ठीक है, कि जिनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो 125 क्या था, ठीक है। अब सिरामिक्स क्या होते हैं? सिरामिक्स तो बेसिकली जो नॉर्मल सिरामिक्स है वो यही मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है ना, ब्रिक्स हो गई, जिनको बर्न किया जाता है और फिर पॉट्स वगैरह हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम सुपर कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं सिरेमिक की, ये काफ़ी एडवांस है, ठीक है। तो इस लेवल पे उनकी केमिस्ट्री को या मिनरोलॉजी को डिस्कस करना इस लेवल पे नहीं बनता है, ठीक है। तो बस सिर्फ खाली इतना याद रखें कि सिरेमिक्स जो थे ये हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स के तौर पे 1980s में डिस्कवर किए गए थे। अब ये जो सिरेमिक्स है इनके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, ठीक है। जो दो यूजफुल एप्लीकेशंस है वो है एमआरआई में, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है इनका मैग्लीव ट्रेन में, ठीक है, मैग्लीव ट्रेन। अब एमआरआई में हमें ऐसे मैग्नेट्स चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो वो सिर्फ सुपर कंडक्टर के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप एमआरआई मशीन को देख ले, उसके अंदर जो मैग्नेट्स लगे होते हैं वो बेसिकली सुपर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। क्योंकि सुपर कंडक्टर क्या करता है कि कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कम करंट पे बहुत ज़्यादा होगा। अब जो मैग्लीव ट्रेन्स है या मैग्नेटिक लिविटेशन टेक्नोलॉजी है वो भी क्या करता है, सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करता है, ठीक है। और इन्हीं सुपर कंडक्टर्स की मदद से हमने क्या किया हुआ है कि ओवर 600 माइल पर आवर के ट्रेन्स को जो है वो ऑपरेट किया हुआ है, ठीक है। ये ट्रेन जो है, ये मैग्लीव ट्रेन्स चाइना, कोरिया, जापान वगैरह में ऑपरेशनल है, ठीक है। तो 600 माइल पर आवर का क्या मतलब है? अगर ये पाकिस्तान में ऑपरेशनल हो जाए तो आप इस्लामाबाद से लाहौर 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब बेसिकली इन मैग्लेव ट्रेन्स में क्या होता है कि जो साइड्स है, अब ये क्या है, ये बेसिकली साइड्स है, ठीक है।
यानी जो पाथ बनाया गया है, जिस तरह पटरी होती है, ये बेसिकली उसके साइड्स है, ठीक है ना, कंक्रीट के बने होते हैं या किसी भी मटेरियल्स के बने होते हैं। अब ये जो है ये बॉडी है ट्रेन की, और यहाँ पे दो साइड्स पे दो क्या लगाए जाते हैं, सुपर कंडक्टर्स के मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। यानी जो मैग्नेट्स होते हैं वो सुपर कंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, और सुपर कंडक्टर की इस वजह से यूज़ हुए होते हैं कि इनको एक बार चार्ज किया जाता है और फिर जितना ट्रेन चलता है उसमें करंट फ्लो करता रहता है, फ्लो करता रहता है, ईएमएफ सोर्स को रिमूव किया जाता है क्योंकि कोई एनर्जी लॉस इसमें नहीं होगा, ठीक है। और इन्हीं सुपर कंडक्टर्स की वजह से ये ट्रेन क्या होता है, एलिवेट होता है। यानी मैगलेव ट्रेन्स को अगर आप लोग देख ले तो ये ज़मीन पे नहीं चलते, हाँ स्टार्ट होते वक्त ज़मीन पे चलते हैं, लेकिन जब स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, इस तरह थोड़ा सा ज़मीन से थोड़ा सा सरफेस से ऊपर होते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो अपवर्ड फोर्स है ये यही सुपर कंडक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, सुपर कंडक्टर्स के जो मैग्नेट्स है यही अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, और ऐसे फिर होता है कि जैसे ये मैगलेव ट्रेन्स हवा में चल रहे हैं, ठीक है, हवा में उड़ रहे हैं, और तभी उनकी इतनी ज़्यादा स्पीड है। तो पूरा जो प्रोसेस है कि किस तरह से ट्रेन को आगे मूव किया जाता है, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, किस तरह से एलिवेट किया जाता है, सुपर कंडक्टर के जो मैग्नेट से किस तरह से काम करते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको आप लोग लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। इवन अगर आप लोगों को कोई भी समझ ना आ जाए सिर्फ देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बेसिकली फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं उसके एप्लीकेशन है वो खाली थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट क्विकली इस लेक्चर को रिकैप कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया बोहर के मॉडल से, शेल्स को देख लिया, ठीक है। फिर उन्हीं एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन के या सब बहुत सारे एटम्स को करीब लाने में उनका इंटरेक्शन हमने देख लिया, एनर्जी लेवल को हमने स्प्लिट कराया, ठीक है। स्प्लिटिंग के रिजल्ट में बहुत सारी एनर्जी लेवल्स बन गई जो कि इतनी क्लोज थी कि हमें लगा कि चलो इसको एक ही मान लेते, कंटिन्यूस ही मान लेते, ठीक है। तो उसको फिर हमने एनर्जी बैंड बोला, ठीक है। फिर उसमें हमने कंडक्शन बैंड देखा, वैलेंस बैंड देखा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड होता है, लोअर एनर्जी स्टेट होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर में ही जाते हैं। फिर एक कंडक्शन बैंड बन गया जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, ठीक है। और उसी के बेस पर हमने फिर 3 मटेरियल के क्लासेस को डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, इंसुलेटर्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, ठीक है। और सुपर कंडक्टर्स और उसके एप्लीकेशंस को देख लिया, ठीक है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में।